हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, चलिए आज मैं चर्चा करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर की टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में देखेंगे। हम रदरफोर्ड्स के बाद की बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे कंपटीशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सेक्शंस में हम देखेंगे क्या क्या, दो तीन सेक्शंस में जैसे बात करेंगे, डी ब्रोगली बात करेंगे, हेजनबर्ग प्रिंसिपल्स बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, साई एंड साई स्क्वायर का। क्वांटम नंबर की बात करेंगे, या फिर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व जो होता है हमारे पास, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो कर्व बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, कुछ प्रिंसिपल्स लॉ पे बात करेंगे जो हमारे पास आते हैं, जैसे ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, होन्स रूल्स क्या है, या फिर पॉलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से आते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो हम मान लेते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली कंसेप्ट किस पे सबसे पहले, डी ब्रोगली पे करेंगे। देखिए डी ब्रोगली का कंसेप्ट जो आया, इसी को पढ़ा जाता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि अगर लाइट को हम कंसीडर करते हैं, जो लाइट है हमारे पास पार्टिकल्स की तरह, लाइट को अगर कंसीडर करते हैं पार्टिकल्स की तरह, तो पार्टिकल्स में हमारे पास इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लाइट को अगर कंसीडर करके पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, तो वहां पे हमारे पास इंटरफेरेंस, सॉरी, लाइट को अगर हम पार्टिकल्स की तरह पढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और दूसरी बात क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, यहां पे जैसे एक फिनोमेनन चलता है हमारे पास डिफ्रैक्शंस का, डिफ्रैक्शंस का फिनोमेना चलता है। तो लाइट को अगर हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स को मान करके, तो हमारे पास पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस को फेल कर जाता है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये फेल होता है। इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में पार्टिकल के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो दोनों फिनोमेना होता है, ये प्रॉपर्टी, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन कराता है, ये वेव नेचर से आते हैं हमारे पास। ठीक उसी टाइम अगर बात करते हैं, अगर हम जो फिनोमेना जैसे आते हैं हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशन, या फिर बात करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन होता है पार्टिकल नेचर पे, पार्टिकल नेचर पे। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी को मिला करके डी ब्रोगली ने हमारे पास एक हाइपोथेसिस दिया या कंसेप्ट बनाए, क्या कि जो हमारे पास ये लाइट है या फोटॉन्स है, उनमें से क्या है, दो प्रॉपर्टीज है, और दो प्रॉपर्टीज क्या है, वेव की भी नेचर को एक्सप्लेन करता है और पार्टिकल को भी नेचर को एक्सप्लेन करता है। और ये दोनों नेचर को एक्सप्लेन करने की वजह से ही क्या कहा जाता है, ड्यूअल नेचर्स। मतलब जो लाइट्स पढ़ रहे हैं, फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, वो दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइट दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वेव नेचर भी एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी। तो इन्हीं को देख करके वो बनाया गया था क्या, डी ब्रोगली कंसेप्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स, या फिर लाइट्स की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहां पे अगर हम बात करते हैं, क्या है हमारे पास, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था वो कहना था क्या,
ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो हमारे पास लिए वो बताए क्या, डी ब्रॉगली एक बार ले रहे हैं क्या पार्टिकल नेचर, क्या हो रहा है, पानी है बोर्ड में, पानी है बोर्ड में। क्या कह रहे हैं, पार्टिकल नेचर्स में एक बार तो पार्टिकल नेचर्स को बता रहा है और दूसरी तरफ वेव नेचर्स को बता रहा है। जब पार्टिकल नेचर्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी उसने लिया है वो इक्वल टू mc² लिया है, ठीक है। और जब वेव को बात करते हैं तो E इक्वल टू h न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग था। अब दोनों E को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास क्या आता है, या बात करें h न्यू इक्वल टू mc², ठीक है। और फिर यहां से लिख सकते हैं hc बाई लेमडा, क्यों, बिकॉज न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा, ये होते हैं। फिर आगे करते हैं mc², c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, h इक्वल टू mc, इधर लेमडा। अगर लेमडा हम निकालते हैं तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, लेमडा इक्वल टू h बाय mc, ये मास ऑफ द पार्टिकल्स, c क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी हम करते हैं रिप्लेस, क्या, लेमडा इक्वल टू h बाय mv से, c को रिप्लेस कर दिए, c इक्वल टू भी वेलोसिटी है। अब फिर यहां से आ रहा है हमारे पास लेमडा इक्वल टू h बाय p mv, दैट इज मोमेंटम, p इक्वल टू मोमेंटम, ये आया। ये भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो डी ब्रॉगली कहा, तो उससे हमारे पास क्या आ रहा है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, दैट इज मोमेंटम। तो यहां पे कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है किसी वेव का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है किसके, मोमेंटम के, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है, मोमेंटम है। अगर p को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, p इक्वल टू m, मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज अ मोमेंटम। तो ये इस रिलेशंस को आप ध्यान रखिए। डायरेक्टली कभी दे देते हैं हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी सर्टेन मास है, कुछ वेलोसिटी है, उसमें से आपकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ कैलकुलेट करा लेगा, या मोमेंटम दे देता है। h आपको कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे p हमारे पास मोमेंटम, मास ऑफ द पार्टिकल्स भी हो गया, कोई भी रिलेशन से करके हम निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉगली का क्या कहना है, द वेवलेंथ ऑफ मैटर्स या पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। और मोमेंटम यहाँ क्या है, mv। दोनों तरह से याद रखिएगा, p भी डायरेक्टली दे सकते हैं या मास भी दे सकते हैं, वेलोसिटी भी दे सकते हैं, दोनों से कैलकुलेट करा सकते हैं। ये हमारे पास आ गए डी ब्रॉगली नेचर्स के, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव। इसके बाद की जो टॉपिक चर्चा करते हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस में इसमें कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जो अब इसके बाद की कंसेप्ट हम देखते हैं वो क्या आते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इसमें से बताया गया हमारे पास ये है कि अगर पार्टिकल्स की पोजीशन एंड मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है, पोजीशन एंड मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है, तो दोनों में से एक्यूरेसी नहीं आएगा। एक्यूरेसी मतलब हमारा जो आना चाहिए परफेक्ट, वो नहीं आएगा, किसी ना किसी में क्या होगा, इनएक्यूरेसी रहेगा।
ठीक है, उसी को चर्चा करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कैलकुलेट और मेजर विथ एक्यूरेसी व्हाट पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम दैट इज डेल्टा। अगर पार्टिकल्स को देखते हैं तो एक ही टाइम पे पोजीशन डेल्टा एक्स पोजीशन रहेगा, डेल्टा पी क्या रहेगा, मोमेंटम। तो दोनों को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम पे। ये यही कहना था किसका, हाइजेनबर्ग का। अब उसी से पढ़ा अनसर्टेनिटी, वो फिक्स नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन नहीं है। अगर किसी एक को हम कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, सपोज कीजिए डेल्टा एक्स को, दैट इज पोजीशंस को मैंने कैलकुलेट किया विद एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली वहां पे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा ही आएगा। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मतलब दोनों में से किसी ना किसी में अनसर्टेनिटी आना लाजमी है। ठीक है, किसमें से, पोजीशन और मोमेंटम में से। कब, जब दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं तब। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, वो क्या है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल या लगभग इक्वल टू h बाई 4 पाई। कितना है, h बाई 4 पाई, ध्यान रखिएगा। अरे h बाई 4 पाई। अगर आगे और इसको बढ़ाते हैं, क्या, डेल्टा एक्स मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, m भी h बाई 4 पाई। ये हमारे पास आ गए क्या, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूलाज। अगर डेल्टा एक्स पोजीशन में कुछ एक्यूरेसी है, कैलकुलेट करा सकता है उसकी मास क्या होगा, या फिर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगा, या डायरेक्टली मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगा। h यहां पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, 5 की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इनमें से किसी एक को दे करके वो कैलकुलेट करा सकता है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है क्या, कि एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे पोजीशंस और मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो किसी ना किसी एक में अनसर्टेनिटी आ जाती है, मतलब इनएक्यूरेसी आती है। क्या, अगर पोजीशंस को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम में या फिर वेलोसिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा, इनएक्यूरेसी आएगा। मास तो कांस्टेंट रहता है, तो मास तो हमारे किसी भी पार्टिकल्स का, अगर जिस पार्टिकल्स का बात करेगा उसकी मास तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें तो इनएक्यूरेसी आएगा नहीं, तो या तो वेलोसिटी में आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली क्या है, मोमेंटम में आएगा, या फिर हमारे पास डेल्टा एक्स में आएगा। किसी भी एक डाटा दे देगा, हमारे पास प्रोवाइड करा देगा, दूसरे का पूछ लेगा इनएक्यूरेसी, या फिर कैलकुलेट कीजिए अनसर्टेनिटी क्या होगी। ठीक है, बस इतने से इसमें आते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखिए जरा। हो गया, चलिए ठीक है। इसका क्वेश्चंस
देखते हैं क्वेश्चन सारे एक साथ एक टर्न पे ले आएंगे, इसको देखते हैं। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे हमारे वीडियो पे।